Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी, एसोसिएट प्रोफेसर विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अपने पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत आज का अध्याय जिसका शीर्षक राज्य का दायित्व लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह अध्याय नंबर 7 है। आज हम अपकृत्य विधि के अंतर्गत राज्य के दायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य का जो प्रातिनिधिक दायित्व होता है, जिसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया भी है कि जो प्रातिनिधिक दायित्व होता है यह 2 सूत्रों पर आधारित होता है। यह 2 सूत्र हैं। पहला, क्वी फेसिट पेरिलियम फेसिट पर से। अर्थ यह है कि यदि आपने दूसरे से किसी कार्य को कारित करवाया है तो यह कार्य आपके द्वारा किया गया माना जाएगा। दूसरा जो सूत्र है, रेस्पोंडिएट सुपीरियर। रेस्पोंडिएट सुपीरियर का अर्थ यह है कि बी द प्रिंसिपल हेल्ड लायबल, लेट मास्टर बी हेल्ड लायबल। इसमें चूंकि आर्थिक स्थिति को देखकर कौन प्रतिकर देने में ज़्यादा समर्थ है, इस आधार पर इस तरह के सूत्र का निर्माण किया गया, क्योंकि अपकृत्य विधि में उपचार को सफलतापूर्वक प्रदान कराना ही उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर सिर्फ सेवक पर जिम्मेदारी तय की जाएगी तो खराब आर्थिक स्थिति होने की वजह से, जो कि ज़्यादातर के मामले में ऐसा होता है, वह सेवक प्रतिकर देने में असमर्थ होगा और अपकृत्य विधि की जो गोल्स हैं, जो हमको ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होगी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस रेस्पोंडिएट सुपीरियर के सूत्र का निर्माण किया गया। तो प्रश्न यहाँ यह है कि आम नागरिक अगर किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाते हैं तो अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि साधारण नियम यह होता है कि आप अपने स्वयं के कार्य के लिए, दोषपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या ठीक इसी तरह राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है अन्य नागरिकों की तरह या नहीं बनती है? इसको देखने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्या कुछ विधिक प्रावधान हैं इसको लेकर, या हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं। चूंकि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और हमारे यहाँ इंग्लिश कॉमन लॉ भी यहाँ लागू था, तो अंग्रेजों के द्वारा उनके देश में, इंग्लैंड में क्या स्थिति थी और हमारे यहाँ की स्थिति कैसे भिन्न थी, इनको भी देखना आवश्यक होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ निश्चित रूप से पहले जो एक नियम था, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं कर सकता, इस सिद्धांत पर वो चलते थे। लेकिन बाद में उन लोगों ने इसमें परिवर्तन किया और एक क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट लेकर आए 1947 का, और अपने पुराने नियम में बहुत सारे बदलाव किए। तो इन सब संदर्भों के बीच हमें यह देखना होगा कि भारत की स्थिति क्या है और भारत में राज्य दायित्व को लेकर क्या कानून है और उनके बारे में कैसे कानून का विकास और विस्तार हुआ है। तो जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे मामलों में आज के समय में हम देखते हैं कि अन्य नागरिकों की तरह ही राज्य को जिम्मेदार माना जाता है। तो राज्य को जिम्मेदार मानने के पीछे क्या मुख्य कारण है, यह जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहला कारण हम यह देखते हैं कि राज्य का जो अब स्वरूप है यह काफ़ी बदल चुका है। अब हमारा राज्य सिर्फ पुलिस स्टेट न होकर एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है। और इस कल्याणकारी राज्य में जो हमारा शासन है,
जो हमारी सरकार है वह कई तरीके के कामों में लिप्त है। बहुत सारे कार्य हमारी सरकारों द्वारा किए जाते हैं लोक कल्याण के लिए। तो क्या ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? तो निश्चित रूप से जब हम पुलिस स्टेट नहीं हैं, हम कल्याणकारी राज्य हैं, तो हमारी जो सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अन्य नागरिकों की तरह किसी अपकृत्य के लिए। दूसरा कारण यह है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, जो किंग कैन डू नो रॉन्ग, यह जो सूत्र था, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सूत्र था, तो कहीं ना कहीं से यह एक फ्यूडलिस्टिक अप्रोच था, एक सामंतवादी अप्रोच था कि राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता है। लेकिन बाद में इस बात को समझा गया और इसमें बदलाव किया गया कि हाँ, किन्हीं परिस्थितियों में राजा भी गलती कर सकता है और राजा के सेवक भी गलती कर सकते हैं। तो ऐसे में उत्तरदायित्व बनता है। तीसरा जो है कि जो इंग्लैंड का यह कानून था, यह वहां भी अब लागू नहीं है। 1947 में जब क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आया तो वहां भी यह बदलाव कर दिया गया। तो निश्चित रूप से जो हम देखते हैं कि ये राज्य का दायित्व है, यह किन्हीं परिस्थितियों में बनता है। लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें विपरीत निर्णय हमको देखने को मिलते हैं। किसी निर्णय में यह कहा गया कि राज्य का दायित्व है, किसी निर्णय में यह कहा गया कि राज्य का दायित्व नहीं है। तब हमको वास्तविक स्थिति समझने के लिए उन सारे केसेस को भी देखना होगा कि किस तरह से हमारी न्यायालयों ने इस राज्य के दायित्व की व्याख्या की और राज्य का दायित्व निर्धारित किया। अगर हम अपने यहाँ के कानूनी जो प्रावधान है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो कोई ऐसा वैधानिक प्रावधान तो हमको मिलता नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस प्रक्रिया को बताता है कि राज्य किस तरह से दायित्वपूर्ण होगा और राज्य का दायित्व कैसे होगा। तो इसके लिए प्रावधान की कमी है। लेकिन संविधान में एक अनुच्छेद 300 है और उस अनुच्छेद 300 में हमें कुछ हिंट मिलता है, कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं कि राज्य का दायित्व आखिर होता कैसे है। जब हम 300 को देखते हैं, अनुच्छेद 300 को देखते हैं, तो हम यहां पाते हैं कि इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भारत संघ है या राज्य सरकार है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वो मुकदमा चला सकते हैं। दे कैन सू, दे कैन बी सूड। तो जब वह मुकदमा चला सकते हैं और चलाए जा सकते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा, तो वह कैसे होगा? तो वह ऐसे ही होगा जैसे मान लीजिए कि संविधान लागू न हुआ हो। तो प्रक्रिया के बारे में यहां कुछ नहीं कहा गया है। यहां यही कहा गया है कि मान लीजिए वही स्थिति होगी जिसमें यह भारत संघ या राज्य सरकारें मुकदमा कर सकती हैं या उनके विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है जो संविधान लागू होने के पूर्व था। तो यह कहीं ना कहीं से अनुच्छेद 300 इंगित करता है कि जो स्थिति हमारा संविधान लागू होने के पूर्व थी, प्रक्रिया के संदर्भ में वही स्थिति वर्तमान में भी है संविधान लागू होने के बाद। तब हमको निश्चित रूप से इसके पहले के जो हमारी अथॉरिटीज थी जो संविधान को लेकर, उनको देखना आवश्यक हो जाता है। तब हम यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो धारा 176 है, 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उसकी धारा 176 है, वह ठीक उसी तरह की बात करती है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कि वह भी कहती है कि हाँ, मुकदमा किया जा सकता है और मुकदमा लाया जा सकता है। लेकिन कैसे, यह भी किसी पूर्व के अथॉरिटी की ओर इंगित करती है। वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। जब हम वहां जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक धारा 32 है, वह भी ठीक इसी प्रकार की बात करती है। अब हम फिर उसके पीछे जाते हैं, तब हम पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है उसकी एक धारा 65 है। और जब हम 65 में देखते हैं तब वहां यह लिखा हुआ है कि यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की दायित्विक स्थिति क्या होगी। और इस दायित्विक स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो 1858 एक्ट के पूर्व जो भी स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वही स्थिति आज के समय में है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यहां यह निकलता है कि जब हमको भारत के राज्य के दायित्व के बारे में जानना है और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानना है कि किस तरह की यह दायित्व है, तो उसके लिए इस चेन के माध्यम से जब हम पहुंचते हैं तब हमें यह चेन ले जाता है 1858 के पूर्व की स्थिति में
और वह पूर्व की स्थिति क्या थी कि जो भी स्थिति ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की थी। अब ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी, इसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें कुछ निर्णय ऐसे मिले जिनके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की क्या जिम्मेदारी थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी थी वही स्टेट की जिम्मेदारी है। अब यहां एक बहुत ही रोचक वाद मिलता है हमें। यह रोचक वाद था पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस वाद में यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के लिए, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके विरुद्ध यह वाद लाया गया था। अब इसके तथ्यों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, आखिर हुआ क्या था इस वाद में, तो एक डॉकयार्ड था। शिपिंग इंडस्ट्री में आपको पता है डॉकयार्ड पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और माल को एक दूसरे जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, शिप में भरने के लिए इस डॉकयार्ड का प्रयोग किया जाता है, और साधारणतः यह सरकार के अधीन होती है, सरकारें ही इसका निर्माण करती है। वो अलग बात है कि आज के डेट में बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं वह प्राइवेट एजेंसियों को भी दी गई हैं, लेकिन पूर्व में ये डॉकयार्ड्स जो होते थे वह सरकार के ही नियंत्रण में होते थे। अब इसमें यह हुआ कि उस डॉकयार्ड के, ये कोलकाता में हुआ था ऐसा, किदिरपुर एक डॉकयार्ड था, और वहां पे डॉकयार्ड में माल भरने को, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे क्रेन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो वहीं बगल के सड़क पर एक जो व्यक्ति था, जो वादी का सेवक था, वह एक घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था। जब वह घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था, उसी समय क्रेन से एक लोहे का भारी टुकड़ा जो उस डॉकयार्ड पे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था, वह गिरा। लोहे के उस भारी टुकड़े के गिरने की वजह से बहुत तेज कंपन हुआ और बहुत ज्यादा आवाज हुई। उस तेज कंपन और उस तेज आवाज की वजह से घोड़ा भड़क गया। घोड़ा भड़क कर इधर उधर भागने लगा और घोड़ा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जब घोड़ा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, इससे जो घोड़े गाड़ी का मालिक था उसको आर्थिक नुकसान हुआ। उस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उसने एक वाद दाखिल की, और जो वाद दाखिल की तो इसमें क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया, जो भारत सरकार के सेवकों के द्वारा जो अपकृत्य किया गया उसके लिए प्रतिकर की मांग को लेकर यह वाद किया गया। अब इस मामले में जो आर्गुमेंट्स दिए गए, और उन आर्गुमेंट्स में एक ऐसा आर्गुमेंट सामने आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के भी संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वाद में दो तरह के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया, और वह था एक कैटेगराइजेशन और उनके बीच में अंतर। और कैटेगराइजेशन क्या था कि सॉवरेन वर्क और नॉन सॉवरेन वर्क। सॉवरेन वर्क अगर है तो उसमें राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। नॉन सॉवरेन वर्क अगर है तभी हम राज्य को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। इस तरह की बात न्यायालय के द्वारा भी मानी गई इस वाद में, ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी के वाद में। तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, आवश्यक है कि यह जो संप्रभु कार्य है और असंप्रभु कार्य है, इसके बीच का अंतर क्या है, और इस वाद में अंत में निर्णय किस आधार पर दिया गया। तो जब भी हम संप्रभु शब्द सुनते हैं तो यह किसी भी तरह से एक अथॉरिटी, एक कमांड, डोमिनियन, इसकी तरफ इंगित करता है। और असंप्रभु कार्य कुछ ऐसा होता है जो साधारण प्रवृत्ति का कार्य होता है, जिसको कोई भी कर सकता है। और ऐसे कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है, और सरकार ही अपने किसी एजेंसी से करवा सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उस कार्य को नहीं कर सकता है, तो ऐसे कार्यों को हम मानते हैं कि यह एक संप्रभु कार्य है और इस कार्य को सिर्फ सरकार ही कर सकती है। अन्य कार्य जिसको प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकते हैं, जो आम लोग भी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे कार्यों को हम असंप्रभु कार्य की श्रेणी में रखते हैं। और इस वाद में
जब न्यायालय के समक्ष यह मामला आया था तो न्यायालय ने यह देखा कि यह कार्य घटित कहां हुई है, किन लोगों के द्वारा घटित हुई है। तो यह देखा गया कि यह कार्य डॉकयार्ड पर घटित हुई है। तो माना गया कि हाँ, डॉकयार्ड जो जगह है वास्तव में यह सरकार के अधीन है और कंट्रोल में है। लेकिन जो वास्तव में कार्य था, जो लोहा गिरा और कैसे उससे कंपन हुआ और कैसे तेज आवाज हुई और घोड़ा गाड़ी को नुकसान हुआ, तो यहां यह पाया गया कि जो वहां रख रखाव का काम था, जो मेंटेनेंस का काम था, वह किसी और को दिया हुआ था। तो डॉकयार्ड का संचालन एक अलग बात है और डॉकयार्ड के रख रखाव का काम करना एक अलग बात है। और डॉकयार्ड के रख रखाव के दौरान वह घटना कारित हुई थी जिसकी वजह से वादी को नुकसान हुआ था। तो न्यायालय ने यहां पर संप्रभु और असंप्रभु इस अंतर को स्पष्ट करते हुए यह माना कि चूंकि डॉकयार्ड पर जो रख रखाव इत्यादि का जो कार्य था यह असंप्रभु कार्य था और चूंकि असंप्रभु कार्य की वजह से यह क्षति हुई है, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि जहां कार्य संप्रभु होगा, उन सभी संप्रभु कार्यों के वजह से अगर किसी को क्षति होती है, अगर कोई अपकृत्य कारित होता है, तो उसके लिए राज्य कहीं से भी जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन इस वाद में चूंकि असंप्रभु कार्य था, इसलिए वादी को लाभ मिला और सरकार को उत्तरदायी माना गया। एक अन्य वाद में, जो कि रूपराम बनाम पंजाब स्टेट का वाद था, यह पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष इस वाद को रखा गया था। और उसमें ऐसा था कि एक पंजाब में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसका ट्रक कहीं जा रहा था और एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति से उसकी एक टक्कर होती है और उस टक्कर से जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस घटना के बाद एक वाद लाया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि चूंकि निर्माण विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारी था जो इस ट्रक का चालक था और उसने लापरवाही पूर्वक अपने ट्रक का चालन किया और जिसकी वजह से यह क्षति हुई है, तो इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है। और वादी ने राज्य के विरुद्ध कार्यवाही में बहुत सारे और भी आर्गुमेंट्स दिए, जैसे उपेक्षा का आर्गुमेंट था, उतावलेपन का आर्गुमेंट था और उसके बाद जो क्षति हुई उसकी बात कही गई थी। लेकिन राज्य की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया, अगर आप उसको यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि राज्य ने आर्गुमेंट दिया कि वह अपने सेवकों द्वारा किए गए किसी भी अपकृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। चूंकि यह कार्य सेवक के द्वारा किया गया है, इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है। और उसमें यह भी आर्गुमेंट दिया गया कि यहां जो वस्तु उस ट्रक के द्वारा लाई जा रही थी वह वस्तु आवश्यक वस्तु थी और इसीलिए यह कार्य जो था यह संप्रभु कार्य था और चूंकि यह संप्रभु कार्य था इसलिए राज्य का दायित्व नहीं है। लेकिन पंजाब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस तर्क को नहीं माना और राज्य सरकार ने कहा कि आपके तर्क से हम सहमत नहीं हैं और इस मामले में राज्य उत्तरदायी होगा। तो अभी हमने दो मामले ऐसे देखे, एक तो पहले की स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी, दूसरा हमने ये देखा कि हमारे यहाँ के उच्च न्यायालय ने ऐसा माना कि नहीं, राज्य की जिम्मेदारी बनती है, यहां पर यह संप्रभु कार्य नहीं है और यहां पर आपकी वाइकेरियस लायबिलिटी है। अब बीच में ऐसे क्या प्रकरण हुए, कैसे हुए, इसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है और कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके माध्यम से ही हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है और कैसे इसमें शिफ्ट आया और फिर रीशिफ्ट आया। तो एक तो हमने देखा जो ओरिएंटल का केस था, उसके बाद में जो बदलाव हुए उनमें विद्यावती का केस आया, विद्यावती वर्सेस लोकुमल। बाद में राज्य सरकार अपील में भी गई, राजस्थान की सरकार थी। उसके बाद एक वाद आया था कस्तूरी लाल रलियाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस जजमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया और उस जजमेंट के बाद जो डेवलपमेंट हुआ हमारे अपकृत्य विधि में, हमारे प्रशासनिक विधि में राज्य के दायित्वों को लेकर, इसको भी समझना अत्यंत ही आवश्यक है। और कैसे यह जो टेस्ट है राज्य के कार्यों को देखने का कि किस कार्य के लिए राज्य की
का उत्तरदायित्व होगा, किस कार्य के लिए राज्य का उत्तरदायित्व नहीं होगा, इसको हम कैसे परखेंगे। तो इसके लिए पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी वाले केस में यह दे दिया गया था सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का टेस्ट। तो क्या हम वास्तव में इस सॉवरेन नॉन सॉवरेन के टेस्ट के आधार पर ही राज्य के दायित्व को देखते हैं या इससे कुछ अलग भी देखते हैं? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। पहले हमारा जो राज्य है वह इस तरह का कल्याणकारी राज्य नहीं था, लेकिन आज का जो हमारा राज्य है वह कल्याणकारी राज्य है। आज हर तरह के काम सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि बाद के समय में जब हमने आर्थिक सुधार शुरू किया तो बहुत सारे क्षेत्रों से सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया। जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो सरकार के अधीन थी, सरकार चलाती थी, उसको सरकार ने बेच दिया, वहां डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, यह अलग बात है। लेकिन आज के डेट में भी अगर हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि सरकार बहुत सारे क्रियाकलापों में लिप्त है। तो ऐसे में सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करना सिर्फ इस आधार पर कि यह कार्य सॉवरेन है, चूंकि यह सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है, यह कहां तक उचित होगा, इसको देखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिर इसके बाद किस तरह से न्यायालयों ने अपना रुख अपनाया इस राज्य के दायित्व को लेकर। तो यहां एक वाद आता है विद्यावती बनाम लोकुमल। तो इस विद्यावती बनाम लोकुमल में क्या हुआ था कि इसमें एक सरकारी जीप थी और वह सरकारी जीप जो यह राजस्थान का केस है, राजस्थान में उदयपुर के जो कलेक्टर थे, यह जीप उनके कार्य के लिए रखी गई थी और जीप में कुछ खराबी आई थी और जीप वर्कशॉप में गई थी और वर्कशॉप से रिपेयर होकर लौटते वक्त एक व्यक्ति को टक्कर मारती है और उसके बाद से यह वाद लाया जाता है। तो इस वाद में जब जीप के चालक द्वारा उपेक्षा, नेग्लिजेंस और लापरवाही के साथ दुर्घटना कारित की जाती है, जो राजस्थान राज्य का कर्मचारी है, और यह जीप कारखाने से निकलकर सीधे कलेक्टर के बंगले पर जानी थी, तो ऐसे में राज्य के उत्तरदायित्व के लिए राज्य के विरुद्ध एक वाद लाया जाता है। जब यह वाद लाया गया तो इसमें बहुत सारे तरह के आर्गुमेंट्स प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने अपने आर्गुमेंट में यह कहा कि चूंकि जीप कलेक्टर के प्रयोग के लिए थी, राज्य सरकार की जीप थी और यह वर्कशॉप से आ रही थी, तो ऐसे में यह एक संप्रभु कार्य था और इस संप्रभु कार्य के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है राज्य सरकार की। लेकिन न्यायालय ने इस आर्गुमेंट को अपनी सहमति नहीं दी। न्यायालय ने यह कहा कि आज का जो हमारा समय है और जो भी निर्णय दिया गया था पेनिसुलर में, वह उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया गया था कि जो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का टेस्ट था, क्योंकि राज्य अब मात्र पुलिस राज्य नहीं है, राज्य जो है अब कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। तो ऐसे में बहुत सारे कार्य जो संपादित किए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जीप चलाने का काम है, अन्य कार्य है, तो यह बाकी लोग भी करते हैं इस तरह के कार्य। तो ऐसे में यह कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा कि यह कार्य संप्रभु कार्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि हो सकता है कि कारखाने से लौटते वक्त उसी तरह से कोई प्राइवेट कार भी आ रही हो, जो एक प्राइवेट व्यक्ति चला रहा है, वह भी उस दुर्घटना को कारित कर सकता था। तो ऐसे में यह कहना कि कारखाने से लौटना एक संप्रभु कार्य है, क्योंकि रिपेयर के लिए जब गाड़ियां जाती हैं तो बहुत सारी गाड़ी, राज्य सरकार की भी गाड़ियां जाती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी गाड़ियां जाती हैं, और कारखाने से डीएम के घर वापस आ रही है वो गाड़ी, तो यह कार्य किसी भी रूप से संप्रभु कार्य तो नहीं हो सकता है। तो इसमें जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया वह यही दिया कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व तो बनता है। बाद में राज्य सरकार अपील में गई। जब राज्य सरकार अपील में गई तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती यह केस था। और पहले वाद में क्या था कि जो लोकुमल था वो ड्राइवर था, चूंकि ड्राइवर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, तो बाद में उसमें यह जोड़ा गया कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रतिनिधित्व दायित्व बनता है। तो उस आधार पर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व वहां निर्धारित किया गया। इसीलिए जो राज्य सरकार थी वह अपील में गई। तो जब राज्य सरकार अपील में गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसकी संपुष्टि की और उसका समर्थन किया। और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि हां,
इस मामले में राज्य की जिम्मेदारी बनती है और राज्य की जिम्मेदारी ऐसे बनती है कि यह कार्य संप्रभु नहीं है। लेकिन एक डेविएशन होता है एक अन्य वाद में, जो था कस्तूरीलाल रलियाराम का वाद। कस्तूरीलाल रलियाराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस वाद में एक बार फिर से सॉवरेन नॉन सॉवरेन वाला टेस्ट लाया गया और यह देखने का प्रयास किया गया कि जो कृत्य है वह सॉवरेन है या नहीं है। यदि यह सॉवरेन है तो राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, यदि यह नॉन सॉवरेन है, असंप्रभु है, तो राज्य का उत्तरदायित्व होगा। अब इस वाद में भी क्या हुआ था, इसके फैक्ट को समझना आवश्यक है। इसमें जो कस्तूरीलाल जो वादी हैं, ये एक व्यापारी थे और ये आभूषणों का व्यापार करते थे। एक दिन यह रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं अपने आभूषण के व्यापार के सिलसिले में और 3 पुलिस वाले तलाशी के दौरान उनको पकड़ लेते हैं। जब पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया तो पुलिस वालों ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से बहुत सारे स्वर्ण आभूषण मिले और उनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई कि यह आभूषण उनके पास कहां से आए। चूंकि वह व्यापारी थे, लेकिन उस समय उनके पास ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं रहे होंगे, वह संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे पुलिस वालों को, इसीलिए उनको थाने ले जाया गया पूछने के लिए कि यह आभूषण आपके कब्जे में कहां से आए हैं, जो बहुत ही मूल्यवान है। और उन आभूषणों को जब्त कर लिया गया। उन आभूषणों को जब्त कर लिया गया तो एक प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई मूल्यवान वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति से जो हिरासत में लिया गया है उससे जब्त की जाती है तो उसे नियमतः मालखाने में जमा कराना होता है, मालखाने में जमा करा दिया जाता है। तो इस मामले में भी उस वस्तु को, मूल्यवान वस्तु को, जो आभूषण थे, मालखाने में जमा कराना था और इसकी जिम्मेदारी थी एक जो वहां हेड कांस्टेबल थे थाने में, आमिर अली। आमिर अली को यह जिम्मेदारी थी, वह उसको मालखाने में ले जाकर जमा कराते। बाद में जब कस्तूरीलाल यह साबित करने में सफल हुए कि वह आभूषण के व्यापारी हैं और यह आभूषण व्यापार के क्रम में वह लेकर गए थे, तो अब उनको अपना आभूषण वापस चाहिए था। तो उन्होंने अपने आभूषण को वापस मांगा। जब उन्होंने अपने आभूषण को वापस मांगा तो उन्हें यह पता चला कि आभूषण मालखाने में जमा ही नहीं कराए गए कभी। अब उनको एक सदमा लगा कि मेरे आभूषण, जो मूल्यवान आभूषण थे, वह कभी जमा ही नहीं कराए गए। अब यहां पर उनको यह बताया गया कि जो आभूषण जमा कराने की जिम्मेदारी थी आमिर अली की, वह आमिर अली मालखाने में आभूषण को जमा न कराकर वह आभूषण लेकर भाग गया और भागकर वह पाकिस्तान चला गया है। तो चूंकि आमिर अली पाकिस्तान चला गया है और आभूषण को वापस लाना संभव नहीं है, तो कस्तूरीलाल ने राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाया और यह कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। जो मेरे कब्जे से आभूषण जब्त किए गए थे उनको मालखाने में जमा कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार को यह आभूषण वापस करना होगा। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। तो इसमें जब तथ्यों का आकलन हम करते हैं, यह पाते हैं कि हां, आभूषण जमा कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और इस कार्य को राज्य सरकार के सेवक, जो हेड कांस्टेबल आमिर अली थे, उनके द्वारा कराना था। और चूंकि आमिर अली कपट पूर्वक उस आभूषण को लेकर फरार हो गए और पाकिस्तान चले गए, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से जो आर्गुमेंट दिए गए, उसमें कहा गया कि जो पुलिस का कार्य होता है, जो पुलिस की एक्टिविटी होती है, यह एक सॉवरेन एक्ट है, सॉवरेन कार्य है। और चूंकि पुलिस का जो कार्य है एक सॉवरेन कार्य है, तो इसके लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने भी यह माना कि हां, और पहले बहुत सालों के बाद उच्चतम न्यायालय फिर से इस सॉवरेन और नॉन सॉवरेन के टेस्ट को लेकर आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि पुलिस द्वारा इसको जब्त किया गया, पुलिस द्वारा इसको मालखाने में जमा कराना था, तो जब्त करना, मालखाने में जमा कराना, किसी भी रूप से यह किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। और किसी को भी हिरासत में लेना, तलाशी लेना
सामान जब्त करना, उसको माल खाने में जमा कराना, यह सारे कार्य जो होते हैं यह पुलिस के कार्य होते हैं और पुलिस के कार्य संप्रभु कार्य होते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो एक बहुत ही रोचक निर्णय आया इस मामले में और यहां न्यायालय ने कहा कि उत्तरदायित्व नहीं बनता है और जो आधार दिए गए आप उन आधारों को देखें। पहला जो आधार दिया गया कि यह कि पुलिस कर्मचारी सांविधिक शक्तियों के निष्पादन में कार्य कर रहा था। जो भी पुलिस अधिकारी इस कार्य को कर रहा था वह अधिनियमों के अंतर्गत कार्य कर रहा था, कानून के अंतर्गत काम कर रहा था, इसलिए सॉवरेन एक्ट है, संप्रभु कार्य है। दूसरा कारण यह दिया गया कि यह कि संपत्ति को पुलिस मालखाना में रखने की पुलिस कर्मचारियों की शक्ति एक संप्रभु शक्ति थी। तो जो भी सामान जब्त किया गया उसको जो मालखाने में रखने की जो शक्ति है यह एक संप्रभु शक्ति है। तो चूंकि यह संप्रभु शक्ति है और इस संप्रभु शक्ति का पालन करने में कोई अपकृत्य कारित हो रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार की कोई भी दायित्व या उत्तरदायित्व नहीं बनती है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की आलोचना भी हुई और यह भी कहा गया कि नहीं, यह निर्णय सही नहीं है, कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय सही नहीं है, क्योंकि आज जो ठीक है पुलिस का काम जो होता है वह कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता है। मालखाने में सामान रखना या मालखाने की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा निश्चित रूप से कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। लेकिन जब मालखाने में सामान रखना था और सामान नहीं रखा गया, घोर लापरवाही हुई, घोर उपेक्षा हुई, तो इस संदर्भ में राज्य अपने दायित्व से कैसे बच सकता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मूल्यवान वस्तु को आपने जब्त किया है और वह व्यक्ति उस मूल्यवान वस्तु को रखने के लिए योग्य था, तो आपको उसको वापस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि वह कार्य संप्रभु था, यहां उच्चतम न्यायालय ने वादी को किसी भी तरह का उपचार देने से मना कर दिया। लेकिन जब हम देखते हैं कि अन्य कुछ वादों में ऐसा क्या हुआ कि न्यायालय ने माना कि कार्य है और इस कार्य को किया गया है, सरकार के द्वारा किया गया है, फिर भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसी क्रम में एक वाद था श्याम सुंदर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। यह वाद भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया और इसमें ऐसा था कि एक ट्रक का ड्राइवर था जिसने कोई दुर्घटना कारित की और वह ट्रक था किसी ऐसे कार्य में था जो राज्य सरकार कर रही थी, जो फेमाइन रिलीफ का वर्क था। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ राहत सामग्री भेजी जा रही थी और उस ट्रक को यह चला रहा था। और चूंकि यह ट्रक राज्य सरकार के निर्देश पर चलाई जा रही थी और उसमें सामान था और दुर्घटना कारित होने पर जो भी क्षति की गई उसके लिए प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर राज्य सरकार के विरुद्ध एक वाद लाया गया। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। भले ही यह आर्गुमेंट दिया गया राज्य सरकार की तरफ से कि चूंकि यह कार्य था और यह फेमाइन रिलीफ वर्क था, अकाल पीड़ितों के लिए यह कार्य था और यह कार्य संप्रभु कार्य था, इसलिए जिम्मेदारी नहीं बनती है राज्य की। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यहां यह देखा और कहा भी, यह ऑब्जर्वेशन में भी दिया कि जो अकाल पीड़ितों के राहत के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है, मुख्यतः राज्य सरकारें ही करती हैं और सरकारों का ही यह मुख्य कर्तव्य है और यह जिम्मेदारी है कि कहीं भी अकाल हो, अकाल पीड़ित हो, उनके राहत के लिए सामग्री भेजी जाए। लेकिन ऐसा कहीं प्रतिबंध नहीं है कि अकाल पीड़ितों के राहत के लिए जो आम नागरिक हैं वह मदद नहीं कर सकते हैं। अब यहां मैं आपको अगर बताऊं, उदाहरण दूं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई, कुछ हुआ, तो निश्चित रूप से सरकारें वहां राहत पहुंचाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भूकंप आया, कोई बहुत बड़ी आग हुई, कोई और अन्य घटना हुई, कोई एवेलॉन्च आया, कुछ ऐसी घटना हो गई, तो जो आम नागरिक हैं, यहां तक कि जब सेनाएं कोई युद्ध को लड़ रही होती हैं और उनके लिए भी अगर कोई, उनके परिवारों के लिए भी अगर कोई जो शहीद हैं उनके परिवारों के लिए भी अगर कोई मदद करनी है, तो अवश्य रूप से प्राथमिक रूप से यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।
लेकिन यह कहीं प्रतिबंधित नहीं है कि जो आम नागरिक हैं वह उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी समझना जरूरी होगा। तो न्यायालय ने यह देखा कि सॉवरेन एक्ट तो वही एक्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही करेगी, अन्य कोई नहीं कर सकता है। और यह कार्य ऐसा था जिसको सरकार के अलावा भी जो अन्य व्यक्ति हैं वह कर सकते थे। ऐसी राहत सामग्री वह भी पहुंचा सकते थे, वह भी ट्रकों के द्वारा इस राहत सामग्री को पहुंचा सकते हैं। तो हम आज के डेट में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सरकार भी करती है, साथ साथ आम नागरिक भी सहयोग करते हैं। कई बार तो सरकार भी ऐसा आह्वान करती है कि आम नागरिकों का भी सहयोग चाहिए, हम तो मदद कर ही रहे हैं, आम नागरिक भी इसमें मदद करें। तो इस वाद में कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन कोर्ट के द्वारा रखा गया और कोर्ट ने यह माना कि नहीं, इस कार्य को हम कभी भी संप्रभु कार्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि राहत सामग्री को ले जाने का काम है अकाल पीड़ितों के लिए, यह काम आम नागरिक भी कर सकते हैं, इसलिए राज्य उत्तरदायी होगा। अब एक अगला वाद है जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मामला इसमें बनता है। यहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, यह एक स्कूल का वाद है, स्कूल से संबंधित वाद है। और इस स्कूल से संबंधित वाद में हमने यह देखा है कि यहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है कि कार्य वास्तव में जो राज्य के सेवक हैं उनके द्वारा न करके किसी अन्य के द्वारा किया गया है। तो इसमें ऐसा हुआ कि एक स्कूल था और स्कूल में पानी लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो दूर से पानी लाना पड़ता था। तो दूर से पानी लाने की जो जिम्मेदारी थी वह स्कूल की आया के ऊपर थी। स्कूल की आया ने एक दिन क्या किया कि एक 9वीं क्लास की छात्रा को कहा कि तुम जाओ और पानी लेकर आओ। तो यहां हम देखते हैं कि यह एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। डेलीगेशन, जब आपका जो काम है, आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो पावर है, आपका जो कर्तव्य आप किसी और को देते हैं, तो आपने डेलीगेट किया, माना जाता है कि आपने ऐसा डेलीगेट किया। तो इसमें क्या हुआ कि जब वह लड़की 9वीं क्लास की छात्रा जब पानी लेने के लिए गई, उसको वह पानी एक कैरियर पे लाना था जो साइकिल में था। साइकिल से उसको वो जो एक कैनिस्टर था, जो भी केन था, वो बंधा हुआ था साइकिल से, और उसमें उसको पानी भरकर लाना था। पानी भरकर लाने के क्रम में अचानक से क्या हुआ कि जो जिस कैरियर पर उसने, वो साइकिल के कैरियर पर जो वो पानी, जो प्लास्टिक का एक घड़ा था जो रखा हुआ था, कैरियर का स्प्रिंग अचानक से खुल जाता है। और कैरियर का स्प्रिंग जब अचानक से खुला तो वह तेज गति से इस लड़की को चोट पहुंचाता है और वह चोट उसकी आंख में लगती है और उसकी आंख बाहर आ जाती है। तो एक गंभीर चोटकारी होती है उस लड़की को इस दुर्घटना में। तो इसमें उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक वाद लाया गया जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं, और ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था, और इसमें एक महालक्ष्मी नाम की वादी के द्वारा एक वाद लाया गया और कहा गया कि जो सेवक है उसने अपने कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर दिया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया, और यह एक गलत कार्य था और इस गलत कार्य की वजह से ही यहां इनको नुकसान हुआ है। अब यहां भी देखा जाए तो पानी भरने का जो काम है वह उस आया का काम था। उस आया ने अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए उस कार्य के लिए एक छात्रा को इस कार्य को करने के लिए दिया, और उस क्रम में यह घटना घटित हो रही है। तो क्या स्कूल प्रशासन, क्या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं ऐसे मामले में? तो यहां पर न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि यह प्रत्यायोजन का मामला है और इस दोष के लिए जो सरकार जो स्कूल को संचालित कर रही है वह उत्तरदायी होगी। जो भी यह घटना हुई, यह घटना उस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से घटी और यह एक दोषपूर्ण कार्य था जिसके लिए कोई प्राधिकार नहीं था। तो निश्चित रूप से इस घटना के लिए प्रतिकर देना होगा और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। आगे हम देखते हैं कि एक ऐसा भी वाद आया जिसमें यह कहा गया कि जो यह कार्य है, फिर वही सॉवरेन, संप्रभु, यह कार्य संप्रभु कार्य है, इसलिए राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि किसमें कहा गया कि होगी, किसमें कहा कि नहीं, तब हम बाद में जाकर इसका अंतर स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो यहां ऐसा होता है कि जो स्टेट ऑफ असम बनाम मोहम्मद निजामुद्दीन का वाद था, इसमें कृषि संबंधी बीजों का विक्रेता था जो वादी था,
और इस व्यापार के लिए उसे लाइसेंस प्राप्त नहीं था, जो कानूनन आवश्यक था। तो बीज का जब आप वितरण करते हैं या विक्रय करते हैं तो बीज विक्रय के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है, और बिना उस लाइसेंस के आप बीज का विक्रय नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रावधान था। आज तो ओपन मार्केट में मिल जाते हैं बीज, लेकिन शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद बीज का जो विक्रय और वितरण होता था वह सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से ही कराया जाता था। तो ऐसा आवश्यक था, यह कानूनन आवश्यक था, तो उनको ऐसा लाइसेंस लेना था। लेकिन जो विक्रय वो कर रहे थे वह बिना लाइसेंस के कर रहे थे। पुलिस ने उनकी दुकान से सारी बीजों को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि वह एक गलत कार्य कर रहे थे, बिना लाइसेंस के बीज का विक्रय कर रहे थे। तो पुलिस पहुंचती है वहां और जितने भी बीज वहां रखे हुए हैं उनको अपने कब्जे में ले लेती है। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण तथा पुलिस की लापरवाही के कारण जो भी बीज कब्जे में लिया गया था वह बीज क्षतिग्रस्त हो गया। जब वादी ने पुलिस के कब्जे में बीजों के क्षतिग्रस्त होने हेतु मुआवजा दायर किया तो राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि बीज का जो विक्रय है और पुलिस ने जब उसको गलत तरह से विक्रय करने के लिए रोका और बीज का जो जब्ती किया, तो वह जो जब्ती थी पुलिस का एक संप्रभु कार्य था। और चूंकि यह पुलिस का संप्रभु कार्य था, क्योंकि पुलिस ही ऐसा कर सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो ऐसा कर नहीं सकता है, तो चूंकि यह संप्रभु कार्य है इसीलिए इस मामले में राज्य का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इस तरह का निर्णय यहां पर न्यायालय ने दिया और वादी किसी भी क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि राज्य ही उत्तरदायी नहीं है तो क्षतिपूर्ति मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस वाद में यह एक संप्रभु कार्य था। पुलिस कर्मचारियों का जो हर कार्य है वह संप्रभु कार्य नहीं माना जाना चाहिए। जब हम यह मानने लगे कि पुलिस जो भी कार्य कर रही है वह संप्रभु कार्य है तो यह भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस द्वारा गलती की गई है और राज्य सरकार को जिम्मेदार माना गया है और इवन हर्जाने के लिए भी कहा गया है, क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया है कि आपको क्षतिपूर्ति देना होगा। आगे और भी केसेस का उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें पुलिस द्वारा किए गए कार्यों के लिए राज्य को उत्तरदायी माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि इस एक मामले में जिसमें जो स्टेट ऑफ असम का मामला था जिसमें बीज विक्रेता के लिए इस कार्य को संप्रभु कार्य मान लिया गया, तो हर ऐसे मामले में जिसमें पुलिस का कोई कार्य लिप्त है तो उसको माना जाएगा कि यह संप्रभु कार्य है और राज्य उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें राज्य उत्तरदायी होगा। एक वाद है स्टेट बनाम लालचंद सभरवाल। इस वाद में जो कुछ लोग थे ऐसे जो डिटेन्ड लोग थे, तो हिंदी बचाओ आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान उनको डिटेन किया गया और उन्हें एक मंदिर के पास एक पुलिस स्टेशन था वहां पर उनको रखा गया। और जब इन बंदियों को रात के समय एक बस में बिठाकर किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा था जो अज्ञात हो, तो एक दुर्घटना हो रही है बस में और उस दुर्घटना की वजह से जो वादी है वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो जब वादी गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो राज्य के विरुद्ध वह क्षतिपूर्ति के लिए एक वाद लाता है और उस वाद में यह कहा जाता है कि जो भी बंदी हैं उनको गलत तरीके से डिटेन किया गया और बस में जब उनको अर्धरात्रि में ले जाया जा रहा था किसी अज्ञात स्थान पर, तो लापरवाही की वजह से और उपेक्षा की वजह से यह दुर्घटना कारित होती है और इसीलिए वह राज्य सरकार से कंपनसेशन और क्षतिपूर्ति के लिए जो प्रतिकर है उसके लिए योग्य है। लेकिन इस वाद में जब कोर्ट के सामने यह रखा गया तो यह माना गया कि बंदियों को तितर बितर करने के प्रयोजन से उनको वहां ले गया था और न ही उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयोजन से, और बस में बिठाकर जो ले जाया गया वह कभी भी संप्रभु कार्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि प्रयोजन क्या था उनको बस में बिठाकर ले जाने का? क्या उन्हें किसी कानून के तहत, जो आप सभी जानते हैं कि किसी को भी जब डिटेन किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, लेकिन यहां तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जा रहा था।
यहां उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था और उस अज्ञात स्थान पर ले जाने का मकसद यह था कि जो आंदोलनकारी थे उनको तितर बितर करना था, उनको अलग अलग स्थानों पर रखना था ताकि वो एक जगह ना हो पाए, इकट्ठे ना हो पाए और एक बड़ा आंदोलन ना हो सके। तो प्रयोजन को भी देखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन पुलिस किस तरह का कार्य कर रही थी? क्या पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई कर रही थी? नहीं, पुलिस का मकसद यहां उनको तितर बितर करना था। अगर इसी के स्थान पर अगर ऐसा होता कि एक पल के लिए हम मान लें कि वह मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाया जा रहा था, तब हो सकता है कोर्ट का निर्णय कुछ और होता, लेकिन चूंकि यहां मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जा रहा था, इसीलिए कोर्ट ने भी इस कार्य को संप्रभु कार्य नहीं माना और कहा कि ड्राइवर तो जिम्मेदार है ही, लेकिन प्रतिनिधित्व दायित्व के आधार पर राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। जो असंप्रभु कार्य की श्रेणी में आते हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें न्यायालयों ने माना कि ये असंप्रभु श्रेणी के कार्य हैं? तो इससे संबंधित कुछ वाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसमें हम देखेंगे कि क्या तथ्य थे और क्यों इसको असंप्रभु कार्य माना गया। और जब असंप्रभु कार्य माना जाएगा, इसका अर्थ यह होगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। एक वाद है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सविता शर्मा। इस वाद में जम्मू कश्मीर की जो उच्च न्यायालय है उसने यह देखा कि सेना का एक जो ट्रक था उसको रेलवे स्टेशन पर ले जाना था ताकि वहां से जवानों को यूनिट हेडक्वार्टर ले जाया जाए। तो जवानों को यूनिट हेडक्वार्टर ले जाना था और इस क्रम में अगर कोई दुर्घटना होती है और उससे किसी को क्षतिकारित होती है, तो क्या यह संप्रभु कार्य होगा या असंप्रभु कार्य होगा? तो यहां देखना होगा प्रयोजन क्या था। ठीक है, सेना के जवान थे, रेलवे स्टेशन पर थे। अक्सर ऐसा होता है, सेना के जवान जहां स्टेशन पर उतरते हैं, आप सभी जानते हो कि वहाँ एक एमसीओ होता है, वहाँ सब इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक गाड़ी आती है सेना की, उसमें बैठकर सब चले जाते हैं अपने हेडक्वार्टर में। तो यहाँ भी स्टेशन से उनको हेडक्वार्टर जाना था। तो स्टेशन से हेडक्वार्टर जाने में क्या यह जो कार्य था यह संप्रभु कार्य था या असंप्रभु कार्य था? क्योंकि जो दुर्घटना हुई थी वह इसी क्रम में हुई थी। तो किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है, तो क्या यह केवल सरकार ही करती है या प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर लेते हैं? जैसे एक ग्रुप है, वह किसी मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचता है और वहां से उसको अयोध्या के मंदिर में जाना है, तो वह ग्रुप अपने लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता है, बस की व्यवस्था करता है, टैक्सी की व्यवस्था करता है। तो ऐसा तो आमतौर पर लोग करते हैं। स्टेशन से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग आमतौर पर इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे में यह कहना कहां तक उचित होगा कि सेना के जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, स्टेशन से हेडक्वार्टर ले जाना है, तो यह एक संप्रभु कार्य है, इसको कोई और नहीं कर सकता है। यही कारण है कि इस वाद में भी न्यायालय ने माना कि यह एक असंप्रभु कार्य है और इससे जो भी क्षति हुई है उसके लिए प्रतिकर दिया जाना चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक और वाद था जो था सत्यवती देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऐसा हुआ था कि वायुसेना के जो कुछ कर्मचारी थे जो स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते थे और वह हॉकी और बास्केटबॉल का जो खेल है उसके सदस्य थे, और वायुसेना की इस गाड़ी में मैच खेलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना था। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल से इस वाहन की टक्कर होती है और मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो जाती है। तो जब इसमें मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली की उच्च न्यायालय ने सरकार के इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि यह एक सॉवरेन एक्ट था, क्योंकि फिर से हमें यही देखना होगा कि यह जो कार्य था उसका प्रयोजन क्या था, क्या किया जा रहा था वहां पर। तो कुछ ठीक है, वो सेना के खिलाड़ी थे, लेकिन जिस कैपेसिटी में वो जा रहे थे वह क्या था? वह एक खिलाड़ी के रूप में जा रहे थे, वह एक टीम के सदस्य थे। वैसे ही जैसे आम टीम के सदस्य जो बाकी टीम के सदस्य जाते हैं, जो अन्य खिलाड़ी जाते हैं जो दूसरे क्लब के लिए, ग्रुप के लिए या राज्य के लिए खेलते हैं। तो चूंकि वह हॉकी और बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, वह एक मैच को खेलने के लिए कहीं जा रहे थे। इस क्रम में अगर कोई दुर्घटना हो रही है और चालक जो है वह राज्य सरकार का चालक है, वह दुर्घटना कारित करता है और घोर उपेक्षा और लापरवाही वहां साबित होती है, तो ऐसे में यह कहना कहां तक उचित है कि यह कार्य संप्रभु है और इसके लिए राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
यहां भी माना गया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक और बात था नंदलाल हीरालाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह था कि गाड़ी चलाकर कुछ सैन्य अधिकारियों को जो व्यायाम स्थल है, जो योगा का जो उनका केंद्र होता है, वहां से जो एक कॉलेज है वहां जाना था, और वहां जाने के क्रम में एक एक्सीडेंट हो रहा है, एक दुर्घटना हो रही है, उसके लिए कहां तक राज्य जिम्मेदार होगा। तो व्यायाम केंद्र से उनको कहीं और जाना है, जो कि एक कॉम्बैट कॉलेज है, जो महू एक जगह है वहां पर था, वहां पहुंचना था। तो क्या यह एक संप्रभु कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, और इसी क्रम में उस गाड़ी द्वारा कोई दुर्घटना कारित की जाती है और कुछ क्षति होती है? तो यहां भी यह देखा गया कि यह एक असंप्रभु कार्य है, और इस असंप्रभु कार्य के लिए कोई भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। अब हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें कहा गया कि संप्रभु है, असंप्रभु है, किसी में प्रतिकर दिलाया गया, किसी में प्रतिकर नहीं दिलाया गया। और इसके बाद अब हम जब इसका एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले के बहुत सारे ऐसे वाद थे जिसमें संप्रभु के आधार पर निर्णय दिए गए थे, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया था। पहले तो राज्य की जिम्मेदारी ही नहीं होती थी। बाद में जब हमने देखा कि ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी का जो केस था, उसमें ठीक है संप्रभु असंप्रभु और उस कार्य को असंप्रभु मानते हुए प्रतिकर दिलाया गया था। लेकिन पहले के जो कुछ ऐसे वाद थे जिनमें यह माना गया कि हाँ राज्य की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, और किसी में ऐसा कहा गया कि हाँ संप्रभु है इसलिए नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐसे वाद हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक था नवीन चंद्र डे बनाम सचिव, इसमें कहा गया कि राज्य संप्रभु कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब वास्तव में यहां हुआ क्या था, इस वाद में हुआ क्या था? तो इसमें था कि लिकर बेचने का व्यवसाय था, और कुछ ऐसे व्यवसाय में जो लिकर बेचने थे और जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत थी, और लाइसेंस देने से राज्य सरकार ने मना कर दिया। और जब लाइसेंस देने से कुछ विशेष प्रकार के वह लिकर थे, जो शराब थी, और उसको लाइसेंस देने से मना कर दिया, उससे क्या हुआ कि उसके बिजनेस में हानि हुई और उसका जो बिजनेस था वो बंद हो गया। अब उसने राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाया, और उस वाद में यह कहा कि हमारी जो लॉस है और हमारा जो क्षति हुआ है इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इसमें ऐसा माना गया कि यह लाइसेंस देना नहीं देना यह एक संप्रभु कार्य था, तो राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ठीक इसी तरह का एक और बात था काउंसिल बनाम हरिबांजी। इसमें भी उस कार्य को संप्रभु माना गया और कहा गया कि इसमें प्रतिकर देने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, क्योंकि यह एक संप्रभु कार्य है। इसके फैक्ट को भी अगर आप देखते हैं तो आपको मैं बता दूं इसका फैक्ट। इसमें नमक को मुंबई और मद्रास के बीच ट्रांसपोर्ट करना था, ऐसा व्यवसाय था। तो नमक को मुंबई से, और आबादी का, तो नमक को मुंबई और मद्रास के बीच ट्रांसपोर्टेशन करना था, और इसी बीच में जो ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया गया, और उसको ये कहा गया कि जो बढ़ी हुई ड्यूटी है वह अपने गंतव्य पर पहुंचने पर आपको जमा करानी होगी। ना चाहते हुए भी वादी ने उस बढ़ी हुई राशि को जमा कराया, लेकिन बाद में उसने एक वाद दायर किया राज्य के विरुद्ध और कहा कि यह गलत है। जब ट्रांसपोर्टेशन में सामान आ गया, हम बढ़ गए, आपने ड्यूटी बढ़ा दी और अब हमको जमा करने के लिए कहा जा रहा है, तो यह गलत है और राज्य इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन यहां कहा गया कि नहीं, चूंकि यह संप्रभु कार्य था, राज्य द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था और संप्रभु कार्य था, इसी वजह से राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पीपी राव वर्सेस खुशाल दास का भी केस था। इसमें भी ऐसा माना गया था कि जो राज्य एक संप्रभु अधिनियम के तहत प्रदर्शन करने के दौरान किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी था। रूपराम में भी माना गया कि उत्तरदायी है, विद्यावती में माना गया कि उत्तरदायी है। लेकिन हमने देखा कि कस्तूरी लाल में आकर उच्चतम न्यायालय ने फिर से वह पुराना संप्रभु और असंप्रभु का अंतर लाया और कहा कि चूंकि यह कार्य संप्रभु कार्य है, इसीलिए राज्य की कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
और इसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं और जिसके बाद हमने देखा कि कस्तूरी लाल में जो भी निर्णय दिया गया उससे अलग निर्णय दिया गया है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें राज्य के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है और कहा गया है कि आप प्रतिकर देंगे, चाहे वह पुलिस के द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे वह जेल अधिकारी द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे वह किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य हो, उसमें प्रतिकर दिलाया गया है। जैसे एक केस का मैं बताऊं, उस रुदल शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जो रुदल शाह व्यक्ति था वह जेल में बंद था और उसको दोष मुक्त कर दिया गया था, उसका एक्विटल हो गया था। एक्विटल होने के बाद भी 14 साल तक वह जेल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जेल के अंदर ही बंद था। बाद में जब एक PIL दाखिल किए गए, उसका एक हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की गई, तो यह माना गया, कोर्ट ने भी यह माना कि हाँ यह गलत हुआ है और कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड किया, प्रतिकर उसको मिला। तो ऐसा बहुत सारे बाद में हुआ है जहां पर अदरवाइज यहाँ ये भी आर्गुमेंट लोग दे सकते थे कि यह संप्रभु कार्य था, जेल में रखना कोई प्राइवेट व्यक्ति का कार्य नहीं था, उसमें कोई उपेक्षा हुई तो राज्य जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ राज्य की जिम्मेदारी बनती है, तो उसको प्रतिकर दिलाया कोर्ट ने। तो यहाँ हमको यह देना होगा कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं जहां पर राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व बनता है तो वह किस आधार पर होना चाहिए और राज्य का जो उत्तरदायित्व होगा उसके लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो आवश्यक होनी चाहिए। तो 3 ऐसे बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिनके आधार पर आवश्यक होती है। पहला, अपकृत्य करने वाला व्यक्ति राज्य का सेवक अर्थात कर्मचारी होना चाहिए। दूसरा, अपकृत्य नियोजन के दौरान किया जाना चाहिए। तीसरा, अपकृत्य स्वामी के प्राधिकार के अंतर्गत किया गया होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाद हैं जिसमें ऐसा कहा गया कि यह राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व है। जैसे जी गौरीशंकर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, इसमें एक छात्रा की मौत हुई थी, दीवार गिरने से माना गया कि इसमें सरकार जिम्मेदार है, प्रतिनिधिक दायित्व बनता है। धरणीधर पांडा का केस था, इसमें भी विद्यालय की दीवार गिरी थी और 2 छात्राओं की मौत हुई थी। और चिकित्सीय मामलों में भी ऐसा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह राज्य के दायित्व का जो हमारा अध्याय था वह संपन्न होता है। बहुत धन्यवाद। Hello, I am Shikha Dikshit. I teach psychology and I am with the Department of Humanities and Social Sciences at IIT Kanpur. Today I am going to talk about what is health psychology. In the recent past, health psychology has emerged as one of the important areas in psychology. It is a field of study where psychological theories and concepts are applied to understand issues regarding health and illness. The 2 major themes which health psychologists are interested in studying are the themes of illness experience and behaviors associated with that experience. Contemporary health psychology adopts various and diverse kind of perspectives to understand health and illness issues. These perspectives include the behavioral perspective, the societal perspective and the cultural perspective. If we try to enumerate the kind of topics that health psychologists study, the range is very wide. To name a few of the topics, health psychologists study cognitions related to illness, that is health and illness related cognitions, social cognitive aspects of health and illness, cognitive adaptation, chronic illness and adaptation to chronic illness, disability, stress and management of stress. Health psychologists also study topics such as health related quality of life, social support and various kinds of coping mechanisms that people adopt to deal with illness experience.
In addition to this kind of experience, health psychologists also study healthcare systems, health promotion and treatment related aspects, including doctor-patient relationships. So, as we see, the range of topics is very large. Health psychologists also use qualitative methods, and they study topics such as narratives of illness experience as well as social representations of health and illness. So, we see that the range of these topics is very large. However, this is not an exhaustive list. More recently, some health psychologists have adopted a critical health psychology approach. These health psychologists are, they offer a critique of mainly of the biomedical and behavioral perspective of health and illness, as well as the methods and approach which is used to understand health and illness. So, critical health psychologists focus on the social, cultural and political aspects of health issues. If we look at the methodological aspects, overall health psychologists adopt quantitative methodology, they also use qualitative methodology, and many health psychologists use the mixed method approach.